आप सोचिए कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें किसी घर में बहुत लड़ाई हो रही है और उस मोहल्ले का सबसे दबंग आदमी उस घर के अंदर चला जाता है और उसके बाद उस घर के मुखिया को हटा करके बोलता है अब इस घर का मुखिया मैं हूं, और ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या यह ठीक है? कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें सैन्य अभियान के तहत अमेरिका ला चुका है न्यूयॉर्क में, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट की है। ट्रुथ सोशल पोस्ट एक प्लेटफॉर्म है, उसकी इमेज लगाई है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब वो हैं, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति तो हैं ही और उसके साथ में वो अमेरिका के भी राष्ट्रपति हैं। तो अपने आप में ये सुनने में बड़ी हैरानी वाली बात लगती है और इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वेनेजुएला की स्थिति क्या है? नियम कायदे क्या कहते हैं? और आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? चलिए बातों को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए है एक खास मौका। आप अपनी पूरी तैयारी को आसान बना सकते हैं दृष्टि आईएएस के साथ, उसके जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स से, कहीं भी और कभी भी। यह ऑनलाइन कोर्स दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में है और आपकी प्रीलिम्स और मेंस की यूपीएससी की पूरी तैयारी इस कोर्स के माध्यम से हो जाएगी, वो भी बेहद कम फीस में, सिर्फ 24,999 रुपए में। और आपको जितनी भी क्लासेस मिलेंगी सब 1.5 साल तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ये लाइव ऑनलाइन क्लास है और खास बात यह है कि ये जितनी फीस है, जब भी आप किसी ऑफलाइन कोर्स में दृष्टि के एडमिशन लेंगे तो उस ऑफलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स से इतनी फीस माइनस हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इस कोर्स की कोई फीस आपको लगी ही नहीं। और फिर भी आप जानना चाहें कि क्लास के अलावा क्या है, तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा, और स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आपको कलर्ड बुकलेट्स मिलेंगी, और टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट जीएस की तैयारी करा रहा है। और बात करें अगर आप इस फीस को और कम करना चाहते हैं तो आपको करना यह है, कूपन कोड अप्लाई करना है कैपिटल में KEVAL। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अपने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिस भी मीडियम से एडमिशन लेना चाहते हैं उस लिंक पे क्लिक करें, कूपन कोड अप्लाई करें कैपिटल में KEVAL, और ये फीस 10% और कम हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए खास मौका है, कुछ ही सीटों के लिए है, इसका फायदा उठा सकते हैं। और मीडियम जैसे मैंने आपसे बता दिया, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। और 3 फरवरी से हिंदी मीडियम, फिर 4 इंग्लिश और 5 इंग्लिश मीडियम के लिए बैच शुरू हो रहे हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में आप कोर्स बाय कर सकते हैं। अब बात आती है आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जहां पे हम देख रहे थे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति क्या सच में ट्रंप बन गए हैं। तो देखिए, वेनेजुएला की आर्थिक, हम राजनीतिक स्थिति अगर देखें तो उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज रही हैं, 2018 से उपराष्ट्रपति रही हैं। और जब अमेरिका ने, ट्रंप ने यानी कि एक सैन्य अभियान शुरू कराया वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को, सैन्य अभियान के तहत न्यूयॉर्क ले गए। क्यों? उन पर लगा कि इन्होंने नार्को टेररिज्म के लिए काम किया है, ड्रग्स की तस्करी कराई है, देश में अमेरिका में जो कोकीन जा रहा है वो इनकी वजह से जा रहा है, और इसकी वजह से एक आपराधिक जो भी कानून है वो इन पे लागू होते हैं। तो वही केस की सुनवाई हो रही है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहा कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेल्सी जो हैं वो अब अंतरिम राष्ट्रपति होंगी, और डेल्सी ने ये पद स्वीकार किया और साथ में ये भी कहा कि मैं इस पद को स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरे लिए मादुरो ही राष्ट्रपति रहेंगे, अगर वो आ जाएंगे तो वही राष्ट्रपति रहेंगे। तो कुल मिला के जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है वो तो कह रहा है कि जो प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी चाहिए वो हम उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं। फिर इनकी एंट्री होती है और इनके माध्यम से कहा जाता है कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो एक अंतरिम राष्ट्रपति और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो अंतरिम राष्ट्रपति का मतलब ये हुआ कि जो कुछ बड़े निर्णय ले सकता है थोड़ा लंबे समय के लिए, हालांकि वो भी पूरे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, और कार्यवाहक भी कुछ समय के लिए होता है, लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए जितने आदेशों की जरूरत है उतने आदेश वो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो आप देखें तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे ये समझना होगा कि पहली बात तो यह संप्रभुता का उल्लंघन है। किसी देश में चुनी हुई सरकार है और उस सरकार के रहते हुए अगर वह अपने आप को सरकार का प्रमुख बनाता है तो ये उल्लंघन हो जाएगा। दूसरा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सैन्य हस्तक्षेप जो किया गया है वह भी उचित नहीं था। और तीसरा कि वहां की ऊर्जा, यानी कि चूंकि वहां पे तेल भंडार है, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है, 303 अरब बैरल वहां पे तेल का भंडार है। हालांकि उत्पादन कम होता है, काफी ज्यादा मात्रा में कम होता है तुलनात्मक रूप से जितना यहाँ पे भंडार है, उस पर नियंत्रण यह चाहता है अमेरिका। ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
अब बात आती है क्या ट्रंप ने वास्तव में अधिकार हासिल कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें, जैसे हम भारत में क्या कहते हैं, भारत में विधि का शासन है और संविधान इस देश की सर्वोच्च विधि है, उसी प्रकार से उस देश का अपना संविधान है, उस देश की अपनी प्रक्रिया है। तो अगर हम संविधान और कानून की प्रक्रिया के माध्यम से देखें और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को देखें तो ऐसा संभव नहीं दिखाई देता। बाकी जोर जबरदस्ती एक अलग जगह है, अलग तरीका है, और वो तरीके कानूनों के माध्यम से तो नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद तेल संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण, जो मैंने आपसे बात कही थी, तो इस पर अमेरिका ने जवाब दिया और कहा कि देखिए ऐसा है कि जो भी तेल के माध्यम से कमाई का जो रकम अमेरिका के पास, यानी कि अमेरिका के अमेरिकन क्षेत्र में थी, उस रकम को सीज नहीं किया है, उसका उपयोग करेगा अमेरिका प्रशासन वेनेजुएला के लिए। फिर उसके बाद तेल की बिक्री को लेकर के कहा कि जो वेनेजुएला है अमेरिका को तेल बेचने के लिए तैयार हो गया। देखिए अपने पास खुद तेल है अमेरिका के पास, लेकिन वह और तेल चाहता है और अमेरिका से वह तेल, अमेरिका जो है वेनेजुएला से तेल कितना बोल रहा है, 50 मिलियन बैरल तेल। और 50 मिलियन बैरल तेल का मतलब हुआ कि लगभग 4.2 बिलियन डॉलर के आसपास। तो 4.2 बिलियन डॉलर, इतनी रकम के बदले इतना तेल देगा अमेरिका। और ये क्या कह रहा है कि ये प्रशासन हम खुद संभाल रहे हैं, ये सब चीजें हम खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। यानी कि कुल मिला के ऐसा दिखाने के पीछे एक वजह यह है कि हम चूंकि प्रशासन का नियंत्रण ले रहे हैं, हम अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर रहे हैं, और जब तक सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता है तब तक हम सरकार को चलाएंगे, या कह सकते हैं वहां के प्रशासन को चलाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कानूनी तरीका या सुप्रीम कोर्ट का तरीका क्या था। फिर उसके बाद कारपोरेट हित को भी पूरा करने की बात कही कि अमेरिका की सरकार वहां के कारपोरेट कंपनियों को हित पहुंचाना चाहती है। और ये इस तरह से भी दिखाई देता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो ने अपने 3 चरण बताए हैं कि अमेरिका क्या करने वाला है वेनेजुएला के साथ। तो पहला, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश को स्थिर करना है, तो स्थिर करने के लिए प्रशासन के कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद तेल रिकवरी की बात हम कहें तो रिकवरी का फिर तेल कंपनियों को वेनेजुएला के संसाधनों तक पहुंचाना है, क्योंकि वेनेजुएला में तेल है और अमेरिकन कंपनी वो तक पहुंचे। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि आप प्रशासन को अपने हाथ में, अपने फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा, सत्ता हस्तांतरण की बात कही गई। कहा गया है कि प्रक्रिया कड़ी निगरानी में होगी और उसके बाद यह अमेरिका की सरकार यह देखेगी, ट्रंप प्रशासन यह देखेगा कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है या जो नए वहां पे राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सही तरीके से बने हो। फिर उसके बाद आगे की राह में हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बाद कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला, कि यह जो अमेरिका की नीति है यह आक्रामक है, तो क्या यह आक्रामक रणनीति अपने आप में एक मिसाल नहीं बन जाएगी? क्या यह एक उदाहरण नहीं बन जाएगी और लोग इस चीज को फॉलो नहीं करने लगेंगे? दुनिया के जो भी ताकतवर देश होंगे, जो मैंने वो एग्जांपल दिया था कि अगर सबसे मजबूत आदमी मोहल्ले का किसी भी घर में घुस के अपने आप को उस घर का मालिक कह देगा तो क्या ये ठीक होगा? फिर उसके बाद हस्तक्षेपवाद की नीति पर भी सवाल उठते हैं कि किसी देश के अंदर आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको करना है तो आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते। फिर एक रिसोर्स डिप्लोमेसी पर भी बात कही गई कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तेल की वहां पे एक बहुत बड़ा भंडार है और उसको अपने हित में साधने के लिए प्रयास कर रहा है। और चूंकि मैंने कहा ये खतरनाक मिसाल है, तो इससे जो भी दुनिया के देश हैं वो इस डिसीजन के सपोर्ट में तो नहीं है। अब बात आती है अमेरिका ने जो अपना तर्क दिया, जो भी सैन्य अभियान चलाया, वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश ले गए और उनके ऊपर एक क्रिमिनल की तरह चार्जेस लगाए हैं, ना कि एक देश के राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि इस प्रकार से कि एक लड़ाई छिड़ी थी और उसके बाद उन्हें पकड़ा गया है, वैसा नहीं रखा गया। तो उसके पीछे उन्होंने कहा कि देखिए यूएन जो चार्टर है, अब यूएन चार्टर का मतलब क्या होता है कि यूएन जब बना तो उसका एक चार्टर आया, और चार्टर का मतलब है कि यूएन क्यों है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र क्यों है, उसका काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उससे जुड़े देशों की जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो इस यूएन चार्टर में आर्टिकल 51 में है ये बात कही गई है कि जो नार्को टेररिज्म है उस बात के लिए सैन्य अभियान कोई देश किसी देश के लिए कर सकता है। और अमेरिका ने क्या कहा कि जो वेनेजुएला है वो नार्को टेररिज्म ही कर रहा है, तो इस आधार पर उन्होंने अपना सैन्य अभियान दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और है, दूसरी तरफ ये बात है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का अनुच्छेद 2.4, इसका उल्लंघन भी हुआ है, क्योंकि ये कहा गया कि किसी देश की अपनी संप्रभुता है, किसी देश का अपना संविधान है, अपने नियम है और आप उसमें दखल दे रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। तो यह भी एक उल्लंघन हुआ है संयुक्त राष्ट्र के ही एक आर्टिकल का।
तो इसी वजह से ये मामला पेचीदा है और इसमें आने वाले समय हो सकता है भी और भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब क्रिया हो चुकी है, सारी बात है प्रतिक्रिया की। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल है इस पूरे वीडियो के लिए, आप मुझे 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। पहला कि हाल ही में अमेरिका के इस प्रकार के हम कह सकते हैं जो गतिविधियां रही हैं, जो एक्शन मोड की रही हैं, किन किन देशों के साथ रही हैं, आगामी कौन से देश हो सकते हैं जो आपको लग रहे हैं कि अमेरिका भी इन पर भी नजर रखेगा या रखने वाला है। और तीसरा एक सवाल ये कि वेनेजुएला में तेल भंडार कितना है, और एक छोटा सा सवाल और कि सबसे ज्यादा तेल भंडार किस देश में है। ये छोटे से सवाल है लेकिन इसलिए है कि पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है तो किस तरह से देखा है, आपको पूरा ध्यान है कि नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।